हेलो स्टूडेंट्स। अब आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है क्योंकि अब आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक है ना। और अब पूरे कोर्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं आप लोग के स्कूल में। तो अब बहुत जल्दी आप लोगों को पूरा कोर्स सिलेबस कंप्लीट करना है, पढ़ाई करनी है ना। तो टाइमिंग बहुत कम है। तो अब हम देखते हैं जो हमारा वीडियो है आज का। और मैं आज स्निग्धा केशरवानी आपके लिए जो वीडियो लेकर आती हूँ सक्सेस विद बायोलॉजी चैनल से। तो हम जो आज लेके आए हैं वो है माइटोसिस सेल डिवीजन। तो दो सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो आज हम माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। तो आइए माइटोसिस देखते हैं। ये जो माइटोसिस सेल है डिवीजन है, इसको किसने दिया था? तो सबसे पहले फ्लेमिंग ने टर्म दिया था माइटोसिस। और फ्लेमिंग ने एनिमल सेल में माइटोसिस बताया था, जबकि स्ट्रासबर्गर ने प्लांट सेल में माइटोसिस के डिवीजन को समझाया था, उसके स्टेजेस को बताया था। ठीक है। तो सबसे पहले जो सेल है वो किस फेज में रहता है? वो रहता है इंटरफेज में। अब इंटरफेज में क्या है? इसको हम रेस्टिंग फेज कहते हैं, इंटरफेज को। ठीक। बाद में जो साइंटिस्ट लोग आए उन्होंने देखा कि सेल साइकिल में, जो मैंने वीडियो डाला है सेल साइकिल का, उसमें देखे होंगे कि कितने स्टेजेस होते हैं, है ना। तो ये जो इंटरफेज है जिसमें आपका G1S G2 फेज होता है और फिर ये M फेज में आता है। तो M फेज अभी तक इसने क्या किया? G1S और G2 फेज कंप्लीट कर लिया, इंटरफेज। इसलिए इसको बाद में क्या कहा गया? मोस्ट एक्टिव फेज, क्योंकि ये सारे प्रिपरेशन सेल डिवीजन के पहले कर लेता है, उसके बाद वो डिवीजन फेज में आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इंटरफेस है जिसमें कि ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, उसके अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस ये है, और न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये है क्रोमेटिन। ठीक। तो क्रोमेटिन जो है वो बहुत ही थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये आपस में इतने कॉइल्ड और उलझे हुए होते हैं, है ना, इस समय। अब क्या होगा? जब ये डिवीजन फेज में जाता है, एम फेज में जब जाता है, तब ये सबसे पहले इसमें दो प्रोसेस होती है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब कि कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियर का डिवीजन, और दूसरा साइटोकाइनेसिस। अब देखते हैं कि कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस का पहला जो है प्रोफेज, इसको हम देखते हैं। इसको समझने के लिए क्या किया? 3 फेज में डिवाइड कर दिया, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो चल ही रहा है, हम अपने समझने के लिए इसको अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो अर्ली प्रोफेज जो है, इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले यहाँ पर जो सेंट्रियोल रहता है, ये सेंट्रियोल में बाइनरी फिजन के थ्रू ये 20 से 2 में डिवाइड होता है और एक इस पोल पे और एक अपोजिट पोल की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है, पहला। फिर इसके साथ ही साथ कि जो इसके जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन क्या होने लगते हैं? इनका जो है ये अनकॉइल्ड होने लगते हैं, सीधे होने लगते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और ये क्या होता है? हो जाते हैं, इनके जो क्रोमेटिड है वो यहाँ पर दिखने लगते हैं। साथ ही साथ न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये भी डिसअपियर होने लगता है, क्योंकि अभी इसका कोई काम नहीं है। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में ये सारे जो डिसअपियरिंग जो एक्टिविटी है ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब मिड में क्या होगा? देखो मिड में यहाँ पर बीच में सेंट्रोमियर और ये क्रोमेटिड क्लियर दिखाई दे रहा है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये पूरी तरह से ये और ज्यादा ये डिसअपियर हो जाता है। सेंट्रियोल जो है वो यहाँ से डिवाइड होकर के यहाँ तक पहुंच चुका है और इसके साइड में क्या निकलने लग गया है? एस्ट्रल रेस। ठीक है। अब लेट प्रोफेस, तो लेट प्रोफेस में क्या हो रहा है कि ये अपोजिट पोल पे पहुंच गया सेंट्रियोल, एक यहाँ पर। अब सेंट्रियोल से ये रेस निकल रही है, एस्ट्रल रेस, और इस एस्ट्रल रेस पे क्या चीज लगे हुए हैं? ये क्रोमोसोम, है ना। तो ये लेट प्रोफेस है। अब यहाँ पर कंप्लीट, क्योंकि क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, सारे सेल ऑर्गेनल सभी डिसअपियर हो गए, तो सेल के अंदर जो जगह है वो बहुत बढ़ जाती है ना। और वहां पर क्रोमोसोम जो है वो फ्रीली मूव करते हैं। सिर्फ क्या है वहां पर? एस्ट्रल रेस है ना, और सेंट्रियोल है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में सारा कुछ डिसॉल्व हो गया है। ठीक। ये अब हम आते हैं मेटाफेज में। तो प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज में सारी चीजें जो है वो डिसअपियर कंप्लीट हो गई हैं। अब मेटाफेज में आते हैं। तो ये जो एस्ट्रल रेस है, देखो एस्ट्रल रेस क्या होता है? ये जो यहीं तक है ये डिसकंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है ये रेस,
ठीक है। तो ये जो है एस्ट्रल रेस में क्या होता है, यहाँ से जो रेज आ रही है यहाँ से, तो बीच में एक प्लेट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एक ऐसा बीच में बन जाता है जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। और इस इक्वेटोरियल प्लेट पर मेटाफेज में ये सारे क्रोमोसोम आकर अरेंज होते हैं। और बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये फेज, क्योंकि इस समय जो क्रोमोसोम है छोटा हो जाता है, थिक हो जाता है, शॉर्टन एंड थिकर हो जाता है, क्लियर दिखाई देता है। इसको हम काउंटिंग करना हो, इसको आइडेंटिफाई करना हो, है ना, तो इसकी मॉर्फोलॉजी को जानना हो तो सबसे बेस्ट स्टेज कौन सा है, वो है मेटाफेज। तो हमको याद रखना है, ये क्वेश्चन नीट का भी बनता है ऑब्जेक्टिव में। मेटाफेज में क्रोमोसोम इतने क्लियर होते हैं कि हम इसको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई करते हैं, गिन सकते हैं और इसकी मॉर्फोलॉजी को भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो और मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम इस इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं। और दूसरा पॉइंट, अरेंज होने का जो पैटर्न है वो क्या है, वो पैटर्न है कि जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर देखो इस इक्वेटोरियल प्लेट पर है यहाँ पर, जबकि जो इसके क्रोमेटिड हैं, क्रोमेटिड कहाँ पर है, ये क्रोमेटिड का डायरेक्शन है पोल्स की तरफ। ये चीज को हमको ध्यान रखना है, क्रोमेटिड कैसे हैं, पोल्स की तरफ है, डायरेक्टेड है, और सेंट्रोमियर इक्वेटोरियल प्लेट पर बीच में है। ऐसा ही रहेगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये पॉइंट जरूर लिखना आंसर में आप अपने। इसके बाद एनाफेज आता है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो इक्वेटोरियल प्लेट पर है तो इनमें ये रेस में क्या हो जाता है, रिपल्सन। अब ये अपनी अपनी तरफ, दोनों जो पोल्स हैं वो अपनी तरफ क्रोमोसोम को खींचने लगते हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो सेंट्रोमियर है ये बीच से डिवाइड हो जाता है। ये जो है ना इस तरह से, ये यहां से डिवाइड हो गया, डिवाइड हुआ तो ये ऊपर चला गया आधा, ये आधा ऐसे नीचे आने लगता है। अब जब ये इधर से खींचता है ना, अट्रैक्ट होता है, अब इसका पोजीशन चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, यहाँ पर देखिए कि ये जो सेंट्रोमियर है इसका डायरेक्शन है पोल्स की तरफ, इस सेंट्रोमियर का डायरेक्शन है पोल्स की तरफ, जबकि जो क्रोमेटिड है उसका डायरेक्शन इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको लिखना है आंसर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्रोमेटिड का पोजीशन कैसे है, इक्वेटोरियल पोल्स की तरफ है और सेंट्रोमियर बीच में है प्लेट पे। यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ डायरेक्टेड है और सेंट्रोमियर जो क्रोमोसोम है क्रोमेटिन वो इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ है। अब क्या होगा, ये ऊपर की तरफ खींचता जाएगा, तो ये एनाफेज में ये जो क्रोमेटिड है ना, जो डिवाइड हो गए हैं, मान लीजिए अगर हम ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन में कितने हैं, 46 क्रोमोसोम है। तो 46 क्रोमोसोम है तो ये क्या होंगे, ये 46 के 46 डिवाइड हो गए। ठीक है, और डिवाइड होने के बाद ये 20 से जब डिवाइड हुए ना तो ऊपर और नीचे, तो टोटल हम देखेंगे तो ऊपर भी कितने हैं, 46 ही हैं, और नीचे भी कितने हैं, तो 46 ही हैं, क्योंकि ये 20 से डिवाइड होकर 2 में बढ़ गए हैं। ठीक है, क्रोमोसोम हाफ नहीं हुआ है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, एनाफेज में अब क्या होगा, ये पोल्स की तरफ मूव करने लगेंगे। अब टीलोफेज, टीलोफेज जो है वो क्या है, टीलोफेज प्रोफेज का जस्ट अपोजिट फेज है, लास्ट फेज है ये। इसमें क्या होगा कि जो जो चीजें डिसअपियर हुई है प्रोफेज में वो फिर से वापस यहाँ पर रीअपियर हो जाती है। तो कैसे होगा कि ये जो है देखो, सबसे पहले क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये सारे क्रोमोसोम तो पोल्स की तरफ चले गए हैं। अब ये यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लग गया, न्यूक्लियोलस बनना स्टार्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, सेंट्रियोल तो दो पहले से ही था। अब अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन थिन होती है, तो थिन जो सेल मेम्ब्रेन है ये यहाँ से इन्वेजिनेट होने लगती है, अंदर की तरफ ये धंसने लगती है, इस तरह से ग्रुप्स बनने लगते हैं और धीरे 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 ये इस तरह से 1 से 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये है साइटोकाइनेसिस, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो चुका, यहाँ पे कंप्लीट 1 से 2 न्यूक्लियस यहाँ पे बन गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, फिर न्यूक्लियोलस, ये सारी चीजें तो बन गई, है ना। अब इसमें साइटोकाइनेसिस होगा, तो साइटोकाइनेसिस में जो साइटोप्लाज्म है वो आधे ऊपर की तरफ आधे नीचे की तरफ मूव करते हैं, जिससे अब इसमें क्या हुआ, ग्रुप्स बनने लगे बीच में, और यहाँ पर ये 1 से 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर कैसा है, तो क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे भी 2n है, यहाँ पे भी 2n है, तो ये भी 2n 2n होगा, है ना। तो साइटोकाइनेसिस जब कंप्लीट होता है
एनिमल सेल में तब क्या होता है कि इसमें ग्रूव्स या फरोज बनते हैं। लेकिन अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्या होता है, ग्रूव्स और फरोज नहीं बनते। प्लांट सेल में जो है, अगर हम यहाँ पर देखें, मान लो कि ये प्लांट सेल है ना, तो क्या होगा, इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, उनके वेसाइकल, सिस्टर्नी वगैरह जो होते हैं ना, उसके पार्ट्स, वो यहाँ पर इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं, और अरेंज होकर ये आपस में ऐसे फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर के ये क्या बनाते हैं, ये सेल प्लेट बनाते हैं। अब ये जो सेल प्लेट बन जाता है, तब ये यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, और एनिमल सेल में ग्रूव्स और फरोस का फॉर्मेशन होता है, जिससे ये एक से दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। और डॉटर सेल में जब ये डिवाइड होते हैं तो ये एक कंप्लीट जो सेल, दो सेल बना, ये इनमें क्रोमोसोम नंबर और क्रोमोसोम और डीएनए जो भी है वो सेम, कैसे आइडेंटिकल होते हैं, वो पूरे के पूरी तरह से अपने मदर सेल की तरह ही होते हैं। यही सेल है ना, यही न्यूक्लियस है जो दो में डिवाइड हुआ, ठीक है। तो ये माइटोसिस में, जो कि किसमें होता है, सोमैटिक सेल में होता है, ये जर्मिनल सेल में नहीं होता, ये सोमैटिक सेल में होता है, जो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, बॉडी के इंटरनल एक्सटर्नल जो पूरे पार्ट्स बनते हैं। अगर हमारे हाथ कट गए, कहीं पे लग गया, तो फिर से स्किन पहले की तरह हो जाती है, तो वो कैसे होता है, माइटोसिस डिवीजन से ही होता है। तो माइटोसिस डिवीजन में क्या होगा, एक से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसमें क्रोमोसोम नंबर अपनी मदर सेल के समान ही होता है, ठीक है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा माइटोसिस क्या है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से स्टेजेस हैं, है ना, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। और अगर आपको कोई और इसमें वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करें, और अच्छे अच्छे आप लोग जब कमेंट्स करते हैं तो हम भी उससे इंस्पायर होते हैं। थैंक यू।